गुड इवनिंग सभी को। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर तरुण सचदेवा जी हैं। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, तमाम हमारे संकाय के विभागाध्यक्ष और विशेषकर डॉक्टर एस रॉय के निर्देशन में ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इन सभी की तरफ से हम डॉक्टर तरुण सचदेवा का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा ये वेबिनार हो रहा है, इसका जो थीम है रिटर्न टू स्पोर्ट्स पोस्ट कोविड-19, रोल ऑफ रिटर्न टू स्पोर्ट्स पोस्ट कोविड-19, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर तरुण सचदेवा जी हैं, जिनके एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं उनका जो हमें समय दिया है उसके लिए पहले आभार प्रकट करता हूं। और वो एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उनकी जो शिक्षा है, मैं अभी उनसे थोड़ा देख रहा था जब हम लाइव थे, तो कि उनकी जो शिक्षा है वो जाने माने संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है, विदेश से भी उन्होंने स्टडी किया है और उन्होंने कई नेशनल स्पोर्ट्स टीम्स के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की है। इनमें से कुछ जैसे हमारा बॉक्सिंग है, हॉकी टीम है, इंडियन रेसलिंग टीम है, इंडियन जूडो टीम है। कई नेशनल टीम को उन्होंने अपने एज ए डॉक्टर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और सबसे बड़ी बात, कोविड का जब बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे देश में था, उस समय इन्होंने अपनी मेडिकल टीम के साथ मिलकर के हमारे जो खिलाड़ी थे उनका इलाज किया, उनको बहुत ही एक वापिस उस लय में लाने का काम किया, खेल के मैदान में लाने का काम लिया। और उन खिलाड़ियों का जो इलाज उन्होंने किया, जिससे वो ठीक हुए, ठीक होने के बाद उनकी सुरक्षित सेफ्टी और उनके कारगर, जो सुरक्षित और कारगर वापसी के लिए जो उन्होंने एक प्रोटोकॉल तैयार किया, उसके आज वो हमारे समक्ष उन्हीं चीजों का एक प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे उस कोविड की स्थिति में पूरे विश्व के अंदर जो था, खिलाड़ियों का, स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उसी में उन्होंने उस कड़ी में से उन हमारे इंटरनेशनल, नेशनल खिलाड़ियों को उभारने का काम किया, बल्कि एक गेम का नहीं, बहुत से गेमों का उन्होंने, यानी सभी खिलाड़ियों का उन्होंने इस त्रासदी से उभारने का काम किया। एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है कि वो लंबे समय तक खेले, उसको कोई इंजरी ना हो, वो अपना परफॉर्मेंस है वो लगातार देता रहे। उसी कड़ी में डॉक्टर तरुण जी ने एक अहम योगदान दिया है। आज वो हमारे साथ ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, वो जल्दी से जल्दी इस ऑनलाइन पेज पे जुड़ जाएं और इस वेबिनार का लाभ लें। तो मैं स्पेशली थैंक्स डॉक्टर एस रॉय का करूंगा कि उन्होंने, उनके माध्यम से हम लगातार श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिससे लोगों को घर बैठे उचित लाभ मिले। और विशेषकर खेलों के क्षेत्र में श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय लगातार प्रगति की ओर बढ़ रही है। तो मैं अब इनवाइट करूंगा डॉक्टर तरुण सचदेवा जी, और डॉक्टर एस रॉय जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका वो भी स्वागत करें और हमें परमिशन दें इस वेबिनार को शुरू करने के लिए। डॉक्टर एस रॉय जी। हेलो, नमस्कार and welcome Dr. Tarun. Am I audible? Yes sir. Yes. Yeah. So welcome Dr. Tarun, and it has been great working with you all these years. और अभी जो आपने टॉपिक लिया है वो बहुत ही एक हिसाब से रेलेवेंट टॉपिक है, और आई थिंक जिनको आपसे लाभ मिला है उनको तो मिला ही है, लेकिन इवन अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ बिग अवेयरनेस अमंग्स द स्पोर्ट्स पर्सन्स कि जिनको कोविड हो गया, जो पोस्ट कोविड में अभी काम कर रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। आई विल सम अप योर प्रेजेंटेशन आफ्टर यू फिनिश, सो यू कैन स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for a beautiful introduction. मैं डॉक्टर राजेश जी का और डॉक्टर एस रॉय जी का अभिनंदन करता हूं और इस अपॉर्चुनिटी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर सीधा बढ़ना चाहता हूं। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो हमने पिछले 2 साल में
कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को देखा जो कोविड-19 से ग्रस्त हो जाने के बाद एक कारगर और सुरक्षित तरीके से वापसी कर नहीं पा रहे थे। तो हमने उसके बाद इस चीज़ को निर्धारित किया कि शायद इसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत है, जिसमें कि डॉक्टर्स, फिज़ियोथेरेपिस्ट, कोचेज़ और भी अलग-अलग वर्गों के लोगों का या स्पेशलिस्ट का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक कारगर वापसी हो सके खिलाड़ी की। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूँगा। ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन को? यस सर। ओके, सो जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना इंट्रोडक्शन में कि हमने एक प्रोटोकॉल और कुछ स्ट्रेटजीज हमने बनाई और निर्धारित की खिलाड़ियों के लिए। उसमें हर एक अलग-अलग वर्ग के स्पेशलिस्ट्स को के रोल्स को हमने निर्धारित किया। आज की प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के रोल के बारे में ही बात करेंगे। तो कोविड-19 का हमारी सोसाइटी के हर वर्ग में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव, एक नेगेटिव प्रभाव मैं कहूँगा वो पड़ा है, और हमारा जो स्पोर्ट्स का जगत है वो भी उससे कुछ अछूता नहीं रहा। और हमें, क्योंकि एक बीमारी बहुत नई है, अभी भी बहुत नई है, इसके बारे में वैसे भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए, उसी वजह से शायद ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल ये फेज रहा। और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन द्वारा मैं अपनी स्ट्रैटेजीज में, जो हमारी मेडिकल टीम के साथ हमने मिलकर इन स्ट्रैटेजीज को बनाया, उसमें फिजियोथेरेपी के रोल को लेकर हमने कुछ स्टेजेस निर्धारित की, और उन स्टेजेस के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हमारा जो ओवरव्यू रहेगा वो ये है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमने 10 स्टेजेस निर्धारित की हैं, जिसकी जो पहली स्टेज है वो खिलाड़ी की डायग्नोसिस, यानी कि बीमारी का आंकलन और उसका इलाज, और उसके बाद जो उसकी आखिरी स्टेज है वो 1 साल तक उसकी स्क्रीनिंग करते रहना और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को भी निर्धारित करते रहना, और टाइम टू टाइम उसके जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो लंबे समय तक एक मरीज को जिनसे जूझना पड़ सकता है, उन तकलीफों को और उन इश्यूज को नोट डाउन करते हुए उनके भी प्रति हमें जो एक्शंस लेने चाहिए उनको हमने इन 10 स्टेजेस में निर्धारित किया। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हालांकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही विस्तार से बनाई गई स्ट्रैटेजी है, और आज के इस प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ फिजियोथेरेपी के रोल के बारे में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने 10 स्टेजेस निर्धारित की हैं। ये एक ब्रीफ आउटलुक हमने दिया है कि 10 स्टेजेस में हमारे टारगेट्स क्या रहते हैं, हमारी टाइमलाइंस क्या रहती हैं, किस स्टेज को हम कितना समय देने की कोशिश करते हैं, और कितने समय में हम उस पर्टिकुलर स्टेज से उससे अगली स्टेज पर हम आने में सक्रिय रहते हैं या आने में कामयाब होते हैं। और फिजियोथेरेपी का उन पर्टिकुलर स्टेजेस में क्या रोल रहता है वो इस टेबल में हमने बड़े ब्रीफ तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब हम आ जाते हैं स्टेज 1 पर। स्टेज 1 आमतौर पर शुरुआत होती है जब कोई खिलाड़ी हमारे पास आया, उसको कोविड-19 से रिलेटेड हमने देखे सिम्टम्स हैं, उसको हम टीम फिजिशियन या स्पेशलिस्ट के पास मरीज जाता है। जैसे कि मरीज इस केस में मेरे पास आएगा,
क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मेरे पास आने के बाद मैं गाइडलाइंस के आधार पर मैं उसका डायग्नोसिस करूंगा, जैसे कि आरटीपीसीआर, कुछ ब्लड टेस्ट, और उसके बाद गाइडलाइंस जो निर्धारित की गई हैं उन्हीं के आधार पर मैं उसका इलाज करूंगा। अब इसमें फिजियोथेरेपी का रोल स्टेज 1 में तभी आएगा अगर इस मरीज को गले में, सिर्फ गले में ये इंफेक्शन नहीं रह गया है, गले से उतर के वो अगर उसके फेफड़ों में चला जाता है तो इसमें हम फिजियोथेरेपी का लाभ उठा सकते हैं। दैट इज जस्ट फॉर स्टेज 1। इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी रहेंगी, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस अगर जो कि अगर इस मरीज में मौजूद हैं तो उसमें हम फिजियोथेरेपी नहीं दे पाएंगे। उनका भी हमने वर्णन अच्छे से एक टेबल में किया है जो मैं आपको शीघ्र ही दिखाऊंगा। और एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि ये स्टेज 1 की जो प्रक्रिया है ये उन्हीं मरीजों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, या वही मरीज इसका फायदा या लाभ उठा सकते हैं जो कि होम क्वारंटीन के लिए फिट हैं। जो मरीज हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं मरीजों के लिए है जो कि घर में रहने के लिए फिट है, हु आर फिट फॉर होम क्वारंटीन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज, जैसे कि हमें पता है कि कोविड के मरीजों को हैंडल करने के लिए हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, डिपेंड्स ऑन वेयर वी आर वर्किंग, चाहे हम इंडिया में कर रहे हैं या इंडिया से बाहर कर रहे हैं, हर जगह की लोकल अथॉरिटीज की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, वो सारी चीजें जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स को फॉलो करना बहुत बहुत अनिवार्य है। क्योंकि हम मरीज की मदद तभी कर पाएंगे जब हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है इनको उस मरीज को हैंडल करने के दौरान वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, थोड़ी टेक्निकल हैं, लेकिन ब्रीफ में जस्ट फॉर कंप्लीशन सेक मैंने यहाँ पे डाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर किसी के दिल की मांसपेशियों में सूजन हो, या फिर किसी को बहुत ज्यादा बुखार हो, या किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम या बहुत ज्यादा हो, या मरीज थोड़ा अनकोऑपरेटिव हो, या उसके दिमाग में सूजन आ गई हो, या फिर उसके फेफड़े बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गए हों, उसके जो फेफड़ों की जो पाइप हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हो गए हों सिकुड़ के, या फिर उसके पल्मोनरी वेन में, एक नस में, पल्मोनरी नस में अगर उसके खून का पत्था जम गया हो, या फिर वो बहुत ही ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, तो या फिर वो अपने SpO2 या ऑक्सीजन का जो लेवल, जो स्तर है उसका शरीर में, वो ऑक्सीजन दिए जाने के बावजूद भी अपने स्तर को वो मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, तो इन 9 स्थितियों में हम फिजियोथेरेपी नहीं दे पाएंगे मरीज को। तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखी जानी जरूरी है। तो मेथड्स और गाइडलाइंस, यहाँ पर जो हमने गाइडलाइंस इस्तेमाल की अपने मरीजों में, जो हमने टाइम टू टाइम, जिसको हम इम्प्रोवाइज भी करते रहते हैं, ये एक छोर से पिछले 1.5-2 साल पहले शुरू हुआ था, और ये अब हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो हम मरीजों में यूज करते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में, जो ये हमने 7 अलग अलग टेक्निक्स हमने निर्धारित की हैं, और वो किस तरीके से, कितनी बार, और दिन में कितनी बार और कितने फ्रीक्वेंटली हमें करना है, वो भी हमने पूरी तरह से निर्धारित किया है। तो ये हम मोर और लेस मरीज के अंदर हम यूज करते हैं। और एक चीज और हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सारी टेक्निक्स, जब मरीज, ये स्टेज 1 की हम बात कर रहे हैं, स्टेज 1 में मरीज अभी भी बीमार है, यानी कि कोविड-19 से अभी भी ग्रस्त है, और इन टेक्निक्स द्वारा हम मरीज की जल्द रिकवरी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। यानी कि अगर, और वो भी तब जबकि इन्फेक्शन उसके फेफड़ों में चला गया हो, वो गले तक सीमित ना रहा हो। अगर वो गले तक सीमित है तो स्टेज 1 में फिजियोथेरेपी का कोई भी रोल निर्धारित नहीं है। तो ये अगर हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने कई मरीजों में की भी, जिससे कि मरीज की वापसी हमने देखा बहुत ही कारगर तरीके और सुरक्षित तरीके से
हुई। तो जो टीम फिजिशियन है या जो मरीज का इलाज कर रहे हैं जो डॉक्टर, वो जब तक क्लियरेंस ना दें तब तक ये सारी जो निर्धारित टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है मरीज में। अब हम आ जाते हैं स्टेज 2 पर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टेज 2 में जाने के लिए हमें क्या हमारी गाइडलाइंस क्या है, क्या ऐसी चीजें हमें प्राप्त हों या क्या ऐसे क्यू पॉइंट्स हमें प्राप्त हों जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि अब मरीज स्टेज 2 में जाने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली स्टेज 1 में मरीज इस बीमारी से जूझ रहा था और ग्रस्त था, तो उस वक्त अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक हो गया है? तो सबसे पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर हमने निर्धारित किया कि अगर मरीज का आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाता है और उसके जो सारे लक्षण है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, यानी कि खांसी, बुखार, सांस फूलना, ये सारे जो एक निर्धारित लिस्ट है कोविड 19 के सिम्टम्स की, वो लक्षण और साथ में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आना, ये दो चीजें जब हमें मिलती हैं तब हम ये करार दे पाते हैं कि हाँ, अब मरीज स्टेज 2 में जाने के लिए तैयार है। और स्टेज 2 का जो स्क्रीनिंग क्लियरेंस क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहेगा? हमें एक्टिव वॉलेंट्री कॉफिंग करा के देखनी है, जिसमें मरीज को बोलते हैं कि खांस के दिखाओ। अगर वो एक्टिवली खांस पा रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है छाती में, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। फ्लटर विद रिलेटिव ईज, फ्लटर एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं उन मरीजों में जिनको फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। तो उस फ्लटर का जब इस्तेमाल मरीज करता है अगर, तो उसके छाती में कोई ब्लॉकेज है तो उस फ्लटर का इस्तेमाल वो ठीक से नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो कर पा रहा है आराम से, तो ये भी एक निर्धारित साइन है, एक इंडिकेशन है कि मरीज स्टेज 2 में जाने के लिए तैयार है। हम उसे डीप ब्रीदिंग करा के देखते हैं कि वो आराम से कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो 20 सेकंड तक बिना सांस लिए एक सांस में बोल पाता है, वो भी हमने एक लक्षण निर्धारित किया। क्या ऑस्कल्टेशन द्वारा, ये जो मैंने अपने गले में रखा है इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, इसके द्वारा हम मरीजों की छाती को सुन सकते हैं। और जो फिजियोथेरेपिस्ट पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में महारत हासिल करते हैं उनको भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है। तो वो ऑस्कल्टेट करके जरूर देखेंगे कि मरीज की जो छाती है, जो फेफड़े हैं, वो पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं, उनमें कुछ बलगम के होने के लक्षण तो नहीं सुनाई दे रहे, वो बहुत जरूरी है। उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, जो पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा आराम से पता कर सकते हैं कि उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो उसके एचआर मैक्स से 60% से कम तो नहीं है। और उसका जो रेस्टिंग एसपीओ2 है, इस एसपीओ2 वर्ड हमने बहुत ज्यादा सुना है पिछले 2 साल में। आजकल हम देखेंगे हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर हमें देखने मिल जाता है। एक मैंने यहाँ पर एक फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया है। तो जो रेस्टिंग, यानी कि जब मरीज कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठा है या लेटा है, तो उसका जो एसपीओ2 रीडिंग पल्स ऑक्सीमीटर में है 97% से ऊपर होनी चाहिए। तो ये स्क्रीनिंग हमें 2 दिन के बाद रिपीट करनी है। अगर इन केस इनमें से कोई भी ऐसा क्राइटेरिया जो अगर मरीज पास नहीं करता है, तो उसको 2 दिन तक वेट करना है और उसके बाद 2 दिन बाद उसको दोबारा से रिपीट करना है क्लियरेंस के लिए। अब हम स्टेज 3 में आ जाते हैं। स्टेज 3 की स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में आ जाते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि मरीज स्टेज 2 से स्टेज 3 में आने के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रीटिंग फिजिशियन का क्लियरेंस। इस केस में अगर मैं मरीज का इलाज कर रहा हूं तो मुझे उसको क्लियरेंस देना जरूरी है कि पूरी तरह उसके ब्लड टेस्ट, उसके जो भी निर्धारित लक्षण है, जो भी निर्धारित उसके एग्जामिनेशन है, वो मुझे करने हैं और ये करार देना है कि हाँ, अब वो स्टेज 3 में जाने के लिए तैयार है। उसको एक सिंगल भी लक्षण नहीं होना चाहिए। तो स्टेज 3 में जाने के लिए एक सिंगल लक्षण भी
नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बहुत तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या अब इसमें इस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को भी हमने 3 अलग-अलग भागों में विभाजित किया है, जिसमें फिजियोथेरेपी में अगर हम देखें तो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट अलग महारत हासिल करते हैं। जो स्पोर्ट्स या मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी अपनी महारत होती है। और जो न्यूरोलॉजिकल या फिर जो ब्रेन या नर्वस सिस्टम के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी उनका रोल अलग होता है। तो इसमें इन तीनों को हमने विभाजित किया है। कार्डियोपल्मोनरी के केस में क्या होगा? क्या वो 20 सेकंड से ऊपर अपनी सांस रोक पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं? क्या उनको कोई उनकी दिल की धड़कन बढ़ तो नहीं जा रही है? उसी तरह अगर हम मस्कुलोस्केलेटल की बात करें, तो क्या वो एक वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एज इन जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक सिंगल फ्लाइट क्या वो मरीज चढ़ पा रहा है बिना अपनी सांस गवाए या बिना बिना उसकी बगैर उसकी सांस फुलाए? अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो वो उसका एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया स्पोर्ट्स और मस्कुलोस्केलेटल में हो जाता है। क्या उसको बॉक्स स्क्वाट एक तरीके की एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि जो कि हम एक कुर्सी, जिस तरीके की कुर्सी में मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी को लेकर भी हम वो टेस्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें सिर्फ मरीज को उस कुर्सी के एज पे खड़े होने को बोलना है और उसको उस कुर्सी के ऊपर बैठना है और खड़े होना है। ऐसा उसने 10 बार करना है। अगर वो 10 बार कर पा रहा है बिना सांस फूले या बिना दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़े, तो हम उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मानते हैं इस क्राइटेरिया का। उसका रेस्टिंग हार्ट रेट 60% से नीचे होना चाहिए एचआर मैक्स से। उसका SpO2 97% से ज्यादा होना चाहिए और उसको कोई भी अजीब मांसपेशियों या फिर जोड़ों में कोई ऐसा दर्द बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्योंकि पोस्ट कोविड मायल्जिया यानी कि पोस्ट कोविड मांसपेशियों में जो सूजन है, वो एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही एस्टैब्लिश्ड पोस्ट कोविड सिम्टम है। तो उसको भी लेकर हमें बहुत ज्यादा सक्रिय रहना है। न्यूरोलॉजिकल कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मरीजों में कोविड से ठीक हो जाने के बाद उनकी नसों से रिलेटेड या उनके ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो हमें इसको निर्धारित करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं? वो ये निर्धारित करेंगे क्या उनको अजीब अजीब हेडेक तो नहीं हो रहे, क्या वो हर दूसरे दिन सर दर्द बहुत ज्यादा सर दर्द की शिकायत तो नहीं कर रहे, या फिर उनकी सेंसरी या मोटर यानी कि उनकी छुअन या गरम ठंडा लगना या ऐसी कोई चीजें जो उनके सेंसेशंस हैं, क्या उनमें कोई कमी तो नहीं आ गई है? या फिर उनके मोटर यानी कि जो उनकी मांसपेशियां हैं, क्या वो उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से कर पा रहे हैं? उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही है? और कॉग्निटिव फंक्शन, क्या मरीज डिप्रेस्ड तो नहीं फील कर रहा है? क्या मरीज बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली दबा हुआ तो नहीं फील कर रहा है? ये भी निर्धारित किया जाना इस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में जरूरी है। तो स्टेज 3 में जब हम स्क्रीनिंग क्राइटेरिया द्वारा हमारा खिलाड़ी पास हो जाता है, तो उसमें हम लाइट फिजिकल एक्टिविटी का प्रावधान इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको भी हमने 3 अलग-अलग वर्टिकल्स में विभाजित किया है: कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स एंड मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोलॉजिकल। अगर हमारे पास तीनों स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि हमारे पास हमारी टीम में अवेलेबल थे, तो हमने उन तीनों के लिए अलग-अलग जो प्रक्रियाएं हैं उनको निर्धारित किया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट इन तीनों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कार्डियोपल्मोनरी में हम स्पाइरोमीटर एक्सरसाइजेस करते हैं। शायद आपने एक इक्विपमेंट देखा भी होगा जिसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसमें 3 अलग-अलग रंगों की बॉल्स होती हैं और वो एक पाइप द्वारा कनेक्टेड होता है। उस पाइप द्वारा हमें मरीज को बोलना होता है कि वो हवा को अपनी ओर खींचे। उससे वो बॉल्स एक-एक करके ऊपर उठती हैं
तो वो एक बहुत ही कारगर और बहुत आसान तरीका है जो मरीज अपने घर बैठे बैठे भी कर सकता है। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपके फेफड़ों को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि फेफड़े एक जो हमारे लंग्स है वो एक खिलाड़ी के लिए कितने जरूरी हैं। तो फ्लटर जैसे कि मैंने आपको बताया एक इक्विपमेंट होता है जो अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए हमने एक्सरसाइज के पैटर्न को निर्धारित किया और ये एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार की जानी जरूरी है। मस्कुलोस्केलेटल में हम एक्टिव और पैसिव मोबिलाइजेशंस ऑफ जॉइंट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मरीज कोविड-19 से ग्रस्त होने के बाद एनीवेयर बिटवीन 7 टू मे बी 12, 13, मे बी 21 डेज इन केस ऑफ लॉन्ग कोविड मरीज एक कमरे में बंद रहता है। खास करके खिलाड़ी इतने लंबे समय तक अगर एक क्लोज्ड कन्फाइन में रहे तो उसकी जो जॉइंट्स हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं। तो उनको मोबिलाइज किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई बहनों को बहुत अच्छे तरीके से आती हैं और वो इन टेक्निक्स को बहुत कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके भी प्रोटोकॉल्स हमने अच्छे से निर्धारित किए हैं। और हर मील के बाद एज इन जो 3 मेजर मील्स होते हैं हमारे दिन के, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बाद 10 मिनट के वॉक का प्रावधान हमने इसमें रखा है। प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग बेसिकली एक बैलेंस ट्रेनिंग होती है जिसमें आंखें बंद करके, आंखें खोल के एक एक टांग पर या दोनों टांगों में टांगों पर या फिर एक अनइवन सरफेस पर खड़े करके मरीज को बैलेंस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो उसका प्रावधान हमने इसमें रखा है। हार्ट रेट को इन सारी एक्सरसाइजेज के दौरान हमें HR मैक्स जो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है उससे 60% से हमें नीचे रखना है। और एक्सरसाइजेस के दौरान मरीज का ऑक्सीजन का स्तर पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा 95% से नीचे नहीं जाना चाहिए। और इस स्टेज के दौरान हम सिर्फ दिन में एक बारी ही ये करेंगे। और इसके पूरे जो कार्यकाल है स्टेज 3 का, उसके दौरान हम एक रिकवरी मसाज भी अपने मरीज को देने का प्रावधान हमने रखा है। न्यूरोलॉजिकली कुछ सेंसरी ट्रेनिंग है। मान लीजिए मरीज की सूंघने की शक्ति या टेस्ट की शक्ति चली गई है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम 1 से 2 बार दिन में कर सकते हैं बिकॉज ये कोई बहुत ज्यादा थकावट वाली ट्रेनिंग नहीं है। और एक मरीज के लिए, खिलाड़ी के लिए खान पान बहुत जरूरी है। और अगर वो टेस्ट और स्मेल ना कर पाए तो उसके लिए उस खान पान का जो फायदा है वो उसको कम मिलता है। तो इसीलिए ये भी बहुत हमारे खिलाड़ियों के लिए जरूरी हो जाता है। अब हम स्टेज 4 की स्क्रीनिंग में आ जाते हैं। तो स्टेज 4 की स्क्रीनिंग में जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको क्लियरेंस दिया जाना जरूरी है। सिम्टम्स की एब्सेंस होनी चाहिए, कोई भी लक्षण मरीज में फिर दोबारा नहीं आने चाहिए। फिजियोथेरेपी में हम स्टेज 3 की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं अगर वो बहुत आसानी से कर पा रहा है मरीज तो वो हमारे लिए अपने आप में एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बन जाता है। और pardon me, क्या उसको कोई सांस लेने में कोई दिक्कत या उसके दिल की धड़कन बढ़ तो नहीं जा रही है या फिर उसको कोई ऐसी शरीर में शारीरिक कोई ऐसा दर्द तो नहीं हो रहा है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्या उसका रेस्टिंग हार्ट रेट यानी कि जब वो रेस्ट कर रहा है क्या वो 60% से HR मैक्स के 60% से नीचे है। क्या उसका रेस्टिंग SpO2 वही 97% है और क्या वो साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड महसूस कर रहा है कि नहीं। तो ये 6 क्राइटेरिया हमारे लिए हमने निर्धारित करे जो कि हमें ये बताएंगे कि अब हमारा खिलाड़ी स्टेज 4 में जाने के लिए तैयार है। इसको भी हमने 3 अलग अलग वर्टिकल्स में विभाजित किया है। कार्डियोपल्मोनरी, अगेन स्पाइरोमीटर, फ्लटर का प्रावधान जो कि हम दिन में 2 बार करेंगे। स्पोर्ट्स और मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं हमारे वो एक्टिव और पैसिव मोबिलाइजेशन तो जारी रखेंगे लेकिन पोस्ट मील जो वॉक है उसको हम 10 मिनट के बजाय 15 मिनट करेंगे।
प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग का भी प्रावधान हमने इसमें भी रखा है। स्टैटिक साइक्लिंग 15 मिनट की हमने इस स्टेज में मरीज के लिए ऐड की है। रेजिस्टेंस बैंड सर्किट ट्रेनिंग और माइल्ड कैलिस्थेनिक्स। रेजिस्टेंस बैंड और थेरा बैंड एक इलास्टिक की तरह एक बैंड होता है जिसका हम इस्तेमाल मरीज की मसल्स या मांसपेशियों को टोन या स्ट्रेंथन करने में कर सकते हैं, जिससे कि शरीर में लोड काफी लिमिटेड रहता है और स्ट्रेंथनिंग यानी कि इनपुट बहुत कम होता है लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। और कैलिस्थेनिक्स उन एक्सरसाइजेस को कहते हैं जिनमें हम मरीज को सिर्फ उसके अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करा के एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस का प्रावधान हमने 15 से 20 मिनट रखा है। अच्छा, मॉडरेट इंटेंसिटी नॉन कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल ट्रेनिंग, यानी कि इसमें हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी, लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं। एज इन अगर बॉक्सर है तो उसको हम थोड़ी बहुत 1 या 2 सेशन हम थोड़ा बहुत उसको शैडो बॉक्सिंग या थोड़ा बहुत हम उसको इस तरीके की ट्रेनिंग करा सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं है, यानी कि किसी और के साथ उसको स्पारिंग नहीं करानी है। हॉकी है तो हमने उसको फील्ड पर किसी के विरुद्ध नहीं उतारना है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग जो वो खुद अकेले करे या किसी कोच के किसी अच्छे कोच साहब के निर्देश अनुसार करे, तो वो हम इसमें निर्धारित करेंगे। हार्ट रेट उसका जो है HR मैक्स से 70% तक रिस्ट्रिक्ट किया जाना जरूरी है। SpO2 जो है वो 95% से नीचे नहीं जाना चाहिए। और इस ट्रेनिंग को भी हम दिन में एक बारी ही करेंगे। और स्टेज 4 के दौरान भी हमने 1 रिकवरी मसाज पर वीक का प्रावधान रखा है। न्यूरोलॉजिकल जो वर्टिकल है उसकी जो ट्रेनिंग्स है वो साइड बाय साइड चलती रहेंगी और तब तक चलेंगी जब तक कि सेंसरी लॉस जो मरीज का हुआ है वो वापस ना आ जाए। स्टेज 5 के अगर हम स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि अगेन जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो डॉक्टर जिसने मरीज का इलाज किया है, या इस केस में जो टीम डॉक्टर रहेंगे, उनका रोल यहाँ पर आ जाता है उसको क्लियरेंस देने का। और उनका एक अलग प्रोटोकॉल है पूरा, जो जिसके बारे में हम आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ फिजियोथेरेपी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हर स्टेज में एक चीज हमें कॉमन ध्यान रखनी है कि मरीज को कोई भी फेफड़ों से रिलेटेड लक्षण नहीं होने चाहिए। अगर उसको कोई लक्षण आते हैं तो हम उस खिलाड़ी को अगले स्टेज में नहीं लेके जा सकते, या उसको कोई लक्षण आते हैं तो हम उसको कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करा सकते। हमें वापस स्टेज 2 की तरफ वापस चले जाना पड़ेगा अगर हमें कोई लक्षण मरीज में दिखते हैं तो। फिजियोथेरेपी में हम ये देखेंगे कि क्या स्टेज 4 की जो भी ट्रेनिंग्स हमने निर्धारित की थी, क्या अब खिलाड़ी उन ट्रेनिंग्स को बहुत आसानी से कर पा रहा है, क्या उसको कोई अनजस्टिफाइड जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द तो नहीं है, क्या उसका हार्ट रेट रेस्ट पे जब वो कुछ नहीं कर रहा है उसके HR मैक्स से 60% से नीचे या बराबर है, और उसका SpO2 भी 97% या 97% से ऊपर है, और वो साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड फील कर रहा है कि नहीं। ये वाली चीजें हमें ध्यान में रखते हुए स्टेज 5 के अंदर अपने खिलाड़ी को एंट्री देनी है। एक चीज हमें बहुत ध्यान से समझनी है दोस्तों, कि जो हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो इन एक्सरसाइजेस या ट्रेनिंग मेथड से ज्यादा जरूरी है। तो हमें अपने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को ज्यादा तवज्जो देनी है बनस्पत के हम बहुत एंथुजियास्टिकली या ओवर एंथुजियास्टिकली स्टेज के एक्चुअल ट्रेनिंग मेथड्स पे जंप ना करें, बल्कि उसके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को बहुत अच्छे और कारगर तरीके से फॉलो करें। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर भी हमने प्रावधान रखा है। कार्डियोपल्मोनरी सेम रहेगा, कुछ सेट्स हमने बढ़ा दिए हैं, कुछ रिपीटिशंस हमने बढ़ा दी हैं, और एक बार की जगह हम इसको 2 बार करा रहे हैं दिन में। मस्कुलोस्केलेटल और स्पोर्ट्स के अगर हम वर्टिकल पर आ जाएं तो पोस्ट मील वर्क का प्रावधान हमने 20 मिनट कर दिया है। और स्टैटिक साइकिलिंग और जॉगिंग या फिर जॉगिंग हम ऑल्टरनेट डेज पर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट ऑफ द पेशेंट।
लेट्स से अगर हमारा जो खिलाड़ी है वो किसी डायनामिक स्पोर्ट्स को बिलोंग नहीं करता है, तो उसको हमें जॉगिंग कराने की जरूरत नहीं है 30 मिनट। उसको अगर हम सिर्फ स्टैटिक साइकिलिंग, जो जिम में एक साइकिल होती है, उसको अगर हम 30 मिनट करा लेते हैं तो वो इनफ है इस स्टेज के लिए। रेजिस्टेंस बैंड सर्किट और माइल्ड कैलिस्थेनिक्स का प्रावधान हमने अब 30 मिनट के लिए कर दिया है स्टेज 5 में। और हाई इंटेंसिटी इंडिविजुअल स्पोर्ट ट्रेनिंग हम इस बार कराएंगे इस स्टेज में, लेकिन इसका प्रावधान हफ्ते में सिर्फ 2 बार रखा गया है। और इस ट्रेनिंग को हम 30 मिनट के लिए अंजाम देंगे और बहुत ही क्लोजली हम मरीज को मॉनिटर करेंगे। उसको एक लिमिट से आगे हम निकलने की इजाजत नहीं देंगे। उसमें हम मरीज को पल्स ऑक्सीमीटर जो हमारे पास होता है उसका इस्तेमाल हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। HR मैक्स यहाँ पर जो है उसका जो हार्ट रेट है वो HR मैक्स के 80% से ज्यादा हम नहीं होने देंगे जितना हो सके। SpO2 हम 95% से ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और इसको हम दिन में 1 बार करेंगे। इसमें भी हमने एक रिकवरी मसाज का हमने प्रावधान रखा है। न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग एज इट इज चलती रहेगी। स्टेज 3 पे अगर हम क्लियरेंस क्राइटेरिया की बात करें तो वो काफी सिमिलर है। इसको हमने इतने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश इसलिए की है कि हमारे हर तबके के फिजियोथेरेपिस्ट इसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकें। हमने इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है और हमने इसको बहुत ही ज्यादा easy to follow with minimal equipment required kind of strategy, as in भले ही कोई दिल्ली के IG स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा हो जो कि बहुत वेल इक्विप्ड है, या फिर वही अगर कोई किसी गांव के किसी स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा हो तो उसको भी बहुत आसानी से इस क्राइटेरिया को फॉलो करने की हमने इसमें प्रावधान रखी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेज 5 का ट्रेनिंग जो है अगर खिलाड़ी बहुत आसानी से कर लेता है तो स्टेज 6 में जाने के लिए वो तैयार है। उसकी कोई सांस नहीं फूलती है या फिर उसकी दिल की धड़कन बैठे बैठे तेज नहीं हो जाती है, तो इसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए मरीज में, अभी वो स्टेज 6 में जाने को तैयार रहेगा। उसको जोड़ों में, शरीर में, उसके मांसपेशियों में कोई ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। उसका हार्ट रेट इस स्टेज में भी HR मैक्स से जो रेस्ट पर जो उसका हार्ट रेट रहेगा वो 60% से कम या उसके बराबर होना चाहिए। उसका रेस्टिंग SpO2 97% के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। और साइकोलॉजिकली वो दबा हुआ नहीं होना चाहिए। उसको ही शुड बी मोटिवेटेड, यू नो। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इन अलग अलग वर्टिकल्स में, जैसे कि अब हम फिजियोथेरेपिस्ट के रोल की बात कर रहे हैं, हमने इसमें एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का भी प्रावधान रखा है, उसके लिए भी हमने क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं। तो ये जो कॉग्निटिव फंक्शन है, अगर इसमें हमें कोई फेरबदल महसूस होता है तो हम उस केस में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। स्टेज 6 में जैसे कि आप कार्डियोपल्मोनरी देख पा रहे हैं, इसमें हमने थोड़ा सा लोड मरीज के ऊपर बढ़ाया है, उसके सेट्स और उसके रेपिटेशंस को बढ़ाया है। स्पोर्ट्स और मस्कुलोस्केलेटल की हम बात करते हैं तो हमने पोस्ट मील वॉक्स को 20 मिनट कर दिया है। साइकिलिंग, जॉगिंग यहाँ भी हम 30 मिनट ही रख रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि 30 मिनट के लिए वेट ट्रेनिंग का हमने प्रावधान जोड़ा है। लो इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग एज इन जिसमें हमें वजन उठाने की जरूरत होती है, तो बहुत ही लो इंटेंसिटी, लो लोड, मॉडरेट लोड पर हम मरीज की कंडीशन को देखते हुए हमने 30 मिनट का प्रावधान इसमें रखा है। हाई इंटेंसिटी इंडिविजुअल ट्रेनिंग इस बार हमने इसको स्पोर्ट स्पेसिफिक कर दिया है, जो कि हम 45 मिनट से 60 मिनट तक मरीज को हम इस स्टेज में करवाएंगे। उसका जो HR मैक्स है वो 80% से कम या बराबर होना चाहिए। SpO2 फिर 95% से ऊपर होना चाहिए और इसको हम दिन में 1 बार करेंगे। और उसको रिकवरी मसाज का भी हमने प्रावधान जरूर रखा है। न्यूरोलॉजिकल व्हीकल उसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि मरीज के अंदर सेंसरी, टेस्ट या स्मेल पूरी तरह वापस ना आ जाए। स्टेज 7 का भी जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो बाकी की स्टेजेस के आधार पर ही चलेगा। स्टेज 6 की ट्रेनिंग क्या वो आसानी से कर पा रहा है, क्या उसका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो उसकी प्रोग्रेस से खुश है और उसको स्टेज 7 में जाने में उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है।
और एक भी लक्षण उस मरीज में नहीं होना चाहिए। उसकी कोई सांस नहीं एक्सेसिवली फूलनी चाहिए, उसका दिल का धड़कन एवरी नाउ एंड देन नहीं बढ़ना चाहिए, और उसको कोई मस्कुलोस्केलेटल पेन नहीं होना चाहिए। एचआर मैक्स जैसे कि हमने पीछे भी देखा, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट 60% से नीचे होना चाहिए एचआर मैक्स के, और उसका जो SpO2 है वो 97% से ऊपर होना चाहिए, और उसका कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि उसका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो बूस्टेड होना चाहिए और कारगर होना चाहिए। स्टेज 7 के अंदर हमारी जो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी बदल जाती है। इसके अंदर हम हाई इंटेंसिटी की कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग का हमें प्रावधान इंट्रोड्यूस करना है, जो कि एक बहुत ही क्रूशल स्टेज हो जाती है, क्योंकि बहुत समय तक 2 या 3 हफ्ते तक अगर मरीज अपनी ट्रेनिंग से बाहर रहता है, या खिलाड़ी बाहर रहता है, या 1 महीने तक बाहर रहता है डिपेंडिंग ऑन हिज रिकवरी, तो उसको एक साइकोलॉजिकली भी उसके अंदर एक दबाव हमें देखने मिलता है। तो ये बहुत क्रूशल स्टेज हो जाती है जहाँ पे हमें मरीज को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखना है, बहुत ज्यादा उसको पुश करना है। तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हम 2 से 3 सेशंस हम एक हफ्ते में देंगे, जो कि 45 मिनट से 60 मिनट तक होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन, और बाकी की चीजें स्टेज 6 के जैसी ही रहेंगी। सो दिस इज इन एडिशन टू स्टेज 6। जो जो चीजें हमने स्टेज 6 में की, उनके एडिशन में हमने 2 से 3 कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग सेशंस हमने 45 से 60 मिनट के लिए मरीज को देने हैं। स्टेज 8 का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी काफी हद तक हमारे प्रीवियस स्टेजेस के जैसा ही रहेगा। डिफरेंस यही है, क्या वो स्टेज 7 यानी कि जो 3 कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग सेशंस हमने मरीज के लिए इंट्रोड्यूस किए या खिलाड़ी के लिए इंट्रोड्यूस किए, क्या वो इन ट्रेनिंग सेशंस को आराम से कंफर्टेबली कर पा रहा है, क्या उसको कोई ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही, क्या उसके कोई पैल्पिटेशंस तो नहीं हो रही, शरीर में कहीं दर्द तो नहीं है। तो ये सारे प्रावधान जो कि हमने पीछे की स्टेजेस के स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में भी देखे, वो यहाँ पर भी सेम रहेंगे। स्टेज 8 में हम मरीज को पुश करते हुए कहीं ना कहीं उनके जो कोच साहब हैं उनको हम लीड देने की कोशिश करते हैं, और अनरिस्ट्रिक्टेड स्पोर्टिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान भी हमें बहुत क्लोजली मरीज को मॉनिटर करते रहने की जरूरत है। हमें अनरिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिटिव मैचेस को अलाउ कर देना है, जिसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। अगर हॉकी का मैच है तो पूरा मैच खेल सकते हैं, अगर बॉक्सिंग का मैच है तो पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव मैच खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा जब हो रहा हो तो बीच बीच में हमें मेडिकल सुपरविजन भी रखनी है। कार्डियोपल्मोनरी जो फिजियोथेरेपी है, जो हम स्पेसिफिकली उसके फेफड़ों और दिल के लिए जो हम कर रहे थे, उसको हम इस स्टेज में अब बंद कर सकते हैं। स्टेज 9 की स्क्रीनिंग जो है वो हम हर 14 दिन में एक बार करेंगे, और 3 महीने तक इसको चालू रखेंगे। सो 3 महीने में लगभग 6 बार ये स्क्रीनिंग जो है हम इसको अंजाम देंगे, जिसमें कि कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स और मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग पर बेसिस ऑफ स्टेज 8 स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हमने स्टेज 8 के लिए रखा था, वही सेम स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हमने हर 14 दिनों में 3 महीने तक मरीज में इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें अगर कोई फेरबदल हमें देखने मिलता है तो उसके आधार पर ही हमें आगे का स्टेप लेना है। इसमें हम थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन का भी हमें प्रावधान रखना है, और अगर मरीज का या खिलाड़ी का जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसकी कोई और ब्लड की, यूरिन की या रेडियोलॉजिकल जांचें उनके डॉक्टर साहब अगर करना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान हमने स्टेज में रखा है। इंटरमीडिएट एडवर्स सीक्वल एज इन कई मरीजों में कोविड से ठीक हो जाने के बाद पहले 3 महीनों में हमने कुछ ऐसे लक्षण लगातार मरीजों में देखे हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो उन एडवर्स इफेक्ट्स को हमें नोट करना है, और उनकी टाइम टू टाइम हमें काउंटर एक्शन को भी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि उससे खिलाड़ी के हेल्थ को कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। और जो भी हमने इन लास्ट 8 स्टेजेस में जो हमने स्ट्रेंथ प्राप्त की है, उसमें कोई कमी ना आ जाए। तो इसके लिए स्टेज 9 का हमने प्रावधान रखा है। स्टेज 10
में हमें वंस पर मंथ हमें 1 साल तक मरीज की स्क्रीनिंग को चालू रखना है। इसमें भी हम कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल तीनों ही स्क्रीनिंग्स को अंजाम देते हैं और इसका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल, सिर्फ स्टेज 8 के आधार पर ही रहेगा। इसमें भी एक थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन और अगर रिक्वायर्ड हो तो इन्वेस्टिगेशंस अगर डॉक्टर साहब कराना चाहें तो उनका प्रावधान हमने रखा है। लॉन्ग टर्म सीक्वल वो होते हैं या एडवर्स सीक्वल वो होते हैं जो हमने मरीज के ठीक हो जाने के बाद 3 महीने से 1 साल तक भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमने कई मरीजों में देखी। तो उन एडवर्स सीक्वल्स को हमें नोट करते हुए उनके काउंटर एक्शन को हमने अंजाम देना है ताकि अगेन मरीज की हेल्थ ठीक रहे, खराब ना हो और उसने जो भी पिछले 8-9 स्टेजेस में जो स्ट्रेंथ प्राप्त की है उसमें कोई कमी ना आए। फ्यूचर में हम इनमें क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, इसमें हम अर्गोमेट्री, ब्रेथ गैस एनालिसिस, ये कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, हम इनको भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज में ताकि हम और ज्यादा सक्षम और प्रिसाइज तरीके से मरीज की प्रोग्रेस को जज कर सकें और उसकी वापसी को और फास्ट कर सकें और सक्षम और सिक्योर कर सकें। इसमें जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जैसे कि हम पिछले 2 साल से हर खिलाड़ी जो हमने इस प्रोग्राम में एनरोल किया उस खिलाड़ी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को हम आज भी नोट कर रहे हैं। हालांकि हमने प्रावधान सिर्फ 1 साल तक रखा लेकिन मैक्सिमम खिलाड़ियों को हम आज भी फॉलो अप कर रहे हैं और उनके जो भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हम उन्हें एक एक करके अपने प्रोटोकॉल में इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। इसके लिए आगे आने वाले समय में अगर ये कोविड इसी तरीके से हमारे लिए चैलेंज बना रहता है और जब तक बना रहता है तो हमें स्पोर्ट्स के अंदर ही एक पोस्ट कोविड कैटेगरी को एस्टैब्लिश किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ऑलरेडी इसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो हमें पता है और अगर हम उस कैटेगरी को निर्धारित करते हैं और एक टीम को अगर हम मल्टी स्पेशलिटी टीम को अगर हम या टास्क फोर्स को अगर हम निर्धारित करते हैं तो शायद हम इन चीजों को और सक्षम तरीके से अंजाम दे पाए और इसका प्रोटोकॉल और ज्यादा यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म बन पाएगा। ये सिर्फ मेरा और मेरी मेडिकल टीम का एक हम्बल अटेम्प्ट था क्योंकि हमें कहीं ना कुछ स्टेप्स लेने थे जो कि हमने लिए और अब हम उन पर धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ एथलीट्स जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में एनरोल किया वो कोविड से ठीक हो जाने के बाद लगभग ऑन एन एवरेज 8 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बैक टू प्री इलनेस फिटनेस में वापस आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए अचीवमेंट रही और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ में मिलकर इसको आगे और इम्प्रोवाइज करना है। हमें एक टीम वर्क को हमें जो है अंजाम देना है ताकि हम इस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा एस्टैब्लिश कर सकें और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों तक हम इस स्ट्रैटेजी को पहुंचा सकें। तो इसी नोट पर मैं आप सबको सभी श्रोताओं को और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि आप सबने बहुत ही पेशेंस के साथ मेरी प्रेजेंटेशन को सुना और अगर ओवर टू डॉक्टर एस रॉय जी, अगर वो इसको कंक्लूड करें और अगर कोई सवाल मुझसे इसके मुतालिक अगर वो पूछना चाहते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एक चीज़ डॉक्टर तरुण सिर्फ ये जानना था कि चूंकि 10 स्टेजेस में आपने कहा है तो ये जो जैसे मान लिए कि 3rd स्टेज से 4th स्टेज पहुंचना है तो उसमें हम कितना वक्त देते हैं, या तो प्लेयर के कंडीशंस पे डिपेंड करेगा या फिर कोई उसमें आपने टाइम लैग बनाया है कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में? सर अगर हम एक बार मेरी प्रेजेंटेशन को दोबारा से दिखाएं, इसमें मैंने जो अब टेबल 1 जो मैंने निर्धारित किया था इसमें अगर आप स्टेज 3 की बात करें तो उसका जो टाइमलाइन हमने निर्धारित किया है वो 1 to 2 days की है। So this can go on till 1 week, but then every 2 days we repeat the screening criteria of the next stage. As in जब मरीज स्टेज 3 में आ गया तो हर 2 दिन में हम स्टेज 4 के स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे उस मरीज में देखने के लिए कि क्या वो स्टेज 4 के लिए रेडी है। सो 2 दिन
2 दिन के बाद ही हम उसको चालू कर देते हैं और हर 2 दिन में हम उसको रिपीट करते हैं और तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक वो स्टेज 4 के लिए रेडी नहीं हो जाता तब तक। तो आमतौर पर हर जी स्टेज जी सर, जी मैं बताएं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन ऑफ द एथलीट है उस पर डिपेंड करेगा आफ्टर द जी मे बी। जी जी आमतौर पे हमने देखा है कि विद इन 1 वीक जी एक्सेप्ट स्टेज 6 हर स्टेज हम्म, को खिलाड़ियों ने विद इन 1 वीक बहुत ही इफेक्टिवली क्रॉस कर दिया है। स्टेज जी 6 हमारे लिए थोड़ी सी पेन्स टेकिंग जरूर रही है क्योंकि वहां पर हमने लोड को एक बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाने का प्रावधान रखा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेज है, तो उसमें हमने ये देखा है कि थोड़ा समय कई बार ज्यादा लग गया है, बट ऑन एन एवरेज ईच स्टेज was crossed within 1 week by maximum athletes who enrolled themselves in this program. चलिए थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तरुण, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी और बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि आप लोगों ने जो कोविड सबसे ज़्यादा था तब से आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को ट्रीट करते आए, आप और आपकी टीम ने फिर उनके रिहैब के बारे में आपने सोचा, तो ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड है और प्रैक्टिकली आपने किया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही डिटेल्ड, इंफॉर्मेटिव और एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एक पोस्ट कोविड रिहैब का आपने बताया है। और आप ये तो फिजियोथेरेपी एक बहुत छोटा सा पार्ट है आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन का, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि इसके बाद भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में और स्पोर्ट्स मेडिसिन का क्या रिश्ता है और कैसे होता है उसके बारे में भी फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में। और मुझे दूसरी एक और चीज़ कहनी है कि जितने भी आपके बीपीएस और बीएड और इस सब जो स्टूडेंट्स हैं जो ये पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने ये सुना होगा, तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है। और आप सबको इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विल क्लोज द सेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तरुण, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। बाय। Thank you so much, sir.